गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजों के बाद एग्जिट पोल पर काफी चर्चा हुई। दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत का अंदाजा तो करीब करीब सभी एग्जिट पोल में था, लेकिन नतीजों के सबसे करीब था इंडिया न्यूज के रिपोर्टरों का एग्जिट पोल। इंडिया न्यूज के रिपोर्टरों ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का दौरा किया। अपने अनुभव और जमीनी हकीकत के आधार पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टरों ने काउंटिंग से एक दिन पहले ही बता दिया था कि गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन तो सुधरेगा, लेकिन बीजेपी थोड़ा नुकसान उठाकर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी। इंडिया न्यूज के रिपोर्टरों का एग्जिट पोल बता रहा था कि गुजरात में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 103 सीटें मिलेंगी, जबकि हिमाचल में बीजेपी 43 सीटें जीत सकती है। नतीजे आए तो गुजरात में बीजेपी को हमारे रिपोर्टरों के अनुमान से 4 सीटें कम मिली थी। गुजरात और हिमाचल में अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता जनादेश की समीक्षा में जुटे हैं। बीजेपी दोनों राज्यों में सरकार तो बनाने जा रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सीएम कौन होगा। दोनों राज्यों के जनादेश का सबसे सटीक अनुमान लगाने वाले इंडिया न्यूज के रिपोर्टरों के जरिए आज आपको हम ये समझाने जा रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल के नतीजों के बाद आगे की राजनीति किस ओर जाने वाली है। सबसे पहले वो ग्राफिक भारतीय जनता पार्टी यहां भी बहुमत से लगभग 10 सीटें ज्यादा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है, यानी मोदी एक बार फिर जीत जाएंगे एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ। बीजेपी को 43 सीटें, कांग्रेस को 23 सीटें और अदर्स को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी 43 सीटों के साथ बीजेपी आसानी से बहुमत बना लेगी, आसानी से सरकार बना लेगी। सेमीफाइनल में बीजेपी की कामयाबी और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की शिकस्त के बाद सवाल यह है कि 2019 में क्या होगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो गुजरात का किला फतह कर लेगी और इस पर पूरे विपक्ष की नजर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर न सिर्फ कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या 2019 में भी बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये पोल हमारे रिपोर्टरों ने कैसे किया, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि अब आगे की राजनीति की दिशा क्या होगी हिमाचल में भी और गुजरात में भी, क्योंकि अब गुजरात में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के द्वार यानी बीजेपी के गेट पर आ गई है। अब तक वो बहुत पीछे रहती थी। क्या इसके राजनीतिक मायने होंगे, क्या विपक्ष लामबंद होगा या नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे अरविंद शर्मा, और साथ ही साथ हमारे साथ रजत राकेश टंडन है, विपिन परमार है, राजेश कुमार है, रजत राकेश टंडन है, संजय शर्मा है, प्रकाश पांडे है, आंचल है और राजीव शर्मा है। सबसे पहले मनीष जी के पास चलते। मनीष जी, आपका जो आंकड़ा था वो भी सच के बहुत करीब था। बीजेपी 95 से 100 ये आपने कहा था और एग्जैक्ट 99 सीटें आई है। मतलब आपने जो कहा था वो सबसे पास था, एग्जैक्ट 99 सीटें आई हैं। कांग्रेस आपने 72 से 75 बनाया था, लगभग 80 के आसपास दोनों को मिलाकर है, कांग्रेस और उनके सहयोगी। ये आंकड़ा भी ठीक है। और वहीं आपने अन्य को 6-7 दी थी, ये कम हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी को बहुमत का अंतर। मुझे अब आपसे ये जानना है कि गुजरात की आगे की राजनीति के लिए इसकी क्या मायने हैं, और सभी जवाब संक्षेप में रखे बेहतर होगा। देखिए दीपक भाई, जहां तक बात की जाए, हमारे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुए। इसको लेकर हमारे तमाम जो सहयोगी थे वो जमीन पर जाकर जमीन से जुड़े लोगों से बात करते थे। और इतना ही नहीं, जहां तक आपने पूछा है कि अब राजनीति आगे कैसी जाएगी, तो ये जो जुगल जोड़ी बीजेपी की है, इनकी जुगलबंदी इनको जीत तो दिला दी, लेकिन ये अब इनके लिए मौका है कि ये आत्मचिंतन करें कि शहरी इलाके से निकलकर ग्रामीण इलाकों में किस तरह से किसानों तक पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को लेकर बात की जाए और उनको लेकर जो तमाम वायदे किए गए थे वो क्यों नहीं पूरे हो पाए, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग नाराज हैं। अब बात जोड़ तोड़ की कर लें कि भाई पाटीदार, लेवा, कड़वा और दलित ठाकुर, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको लेकर भी उहापोह अब गुजरात की विधानसभा में मची रहेगी कि कब कौन कहां कैसे टूटने की कगार पर है। ये सारी चीजें उठापटक बहुत चलती रहेंगी। और अब बात की जाए कि सूरत का इलाका, आखिर बीजेपी से सबसे ज्यादा चुनाव के पहले कौन नाराज था? वो व्यापारिक वर्ग नाराज था, क्योंकि इसकी वजह थी जीएसटी। लेकिन बीजेपी ने इसको भांपते हुए एक तो आखिर तक अपना चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने जाहिर नहीं किया, और जैसे ही उन्होंने भापा
कि अब स्थिति उनके विपरीत जा रही है तो उन्होंने जीएसटी में बदलाव कर दिए, जिसको लेकर यह माना जाता है कि उन व्यापारियों, उन कारोबारियों को एक थपकी दी गई। अब वो तात्कालिक थपकी थी, ये लंबे समय तक जारी रहेगी, इसमें आमूलचूल बदलाव होंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन एक बात है, गुजरात की राजनीति में कांग्रेस ने जो दस्तक दी है इस तिकड़ी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को बेचैनी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि अब सदन में एक मजबूत विपक्ष होगा। ठीक है, सीधे चलते हैं राजेश कुमार के पास। उन्होंने हालांकि बीजेपी को 4 सीटें कम दी थी, कांग्रेस को लगभग उतनी ही सीटें दी थी। मुझे ये बताइए राजेश, आप सूरत के इलाके में ज्यादातर थे, आखिरकार हम लोग क्यों नहीं समझ पाए कि सूरत में जीएसटी के इतने विरोध के बाद भी बीजेपी क्यों जीत जाएगी? और क्या हम ये मान लें कि व्यापारी हमेशा के लिए बीजेपी के साथ थे और हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहेंगे? देखिए, बहुत कुछ बदलता रहा। चुनाव के 1 महीने 1.5 महीने पहले से काफी चीजें बदलती रही दीपक जी। जो लोग विरोध कर रहे थे बीजेपी का या बीजेपी के नीतियों का, जीएसटी का और नोटबंदी का व्यापारी वर्ग, उनमें से बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने कभी पिछले 20-22 सालों से किसी और पार्टी को वोट दिया ही नहीं था, लेकिन नीतियों की वजह से दिक्कत जरूर हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा, वो फिर से बीजेपी के तरफ ही वो झुकने लगा। कई ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने कहा कि हम 1 साल अब ये मान के चलेंगे कि हमने पैसे नहीं कमाए, लेकिन बीजेपी ने हमें सुरक्षा दी है तो हम फिर से उसी के पाले में रहेंगे। वही व्यापारी 15 दिन 20 दिन पहले तक बीजेपी का घोर विरोधी था, घोर विरोध कर रहा था। तो ये चीजें लगातार वहां पर बदलती रही। पावर लूम की बात कर ले या फिर जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात लेके सबके व्यापारियों से मिल रहे थे और लगातार सबका मन बदल रहा था। 10 में से 4 ऐसे थे जो लगातार अपनी बातों को बदल रहे थे। तो ये कुछ बदला और जो जीएसटी की नीतियों में बदलाव आई, उसने एक तरीके से मुहर लगा दी कि अब बीजेपी को ही वोट देना है। और बड़ा वर्ग व्यापारियों का जो है वो ये सोचने लग गया कि बीजेपी हमारे बारे में सोच रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने बताया लोगों को कि व्यापारियों के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया, व्यापारी ये सोचने लगा कि नहीं, ये वही सरकार है जो हमारे बारे में सोच रही है। यही वजह है कि 12 की 12 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिर से आई। पाटीदार इलाकों में जो 5 से 6 सीटें थी वहां पर मुकाबला टफ था, लेकिन हार्दिक पटेल जिनका प्रभाव जो है वो जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण पाटीदारों पर बनाया, ग्रामीण इलाके के पाटीदारों पर बनाया, वो शहरी इलाकों के पाटीदारों पर नहीं बना पाए। यही वजह है कि सूरत में कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपना किला जो है वो बचाने में कामयाब रही। बिल्कुल ठीक। यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र के आंकड़े भी बिल्कुल सच के नजदीक है। उन्होंने कहा था 92 से 103 तक बीजेपी को मिलेंगे, आखिरकार वही हुआ। कांग्रेस को 72 से 79 मिलेंगे, 79 मिलेंगे, आखिरकार वही हुआ। अदर्स को 2 से 4 मिलेंगे, आखिरकार वही हुआ। अब मैं फॉरवर्ड लुकिंग बात करता हूं यतेंद्र, हम नाम डिस्कस न करें इस वक्त तो बेहतर होगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? क्या संघ इस पर आत्मचिंतन करेगा कि जो उनका सॉलिड वोट बैंक था, जो उनका सॉलिड काम था गांवों के अंदर, उन गांवों के अंदर उनका वो सॉलिड काम वोट में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया? शहरों की तो मैंने मान ली कि हो गया। देखिए दीपक जी, जो ग्रामीण वोट मिले हैं या ग्रामीण इलाके की मैं बात करूं, और संघ ने काफी तौर पर ग्रामीण हो या आदिवासी इलाके हो वहां पर काफी जबरदस्त तरीके से काम किया। नहीं तो जो रिजल्ट आया, रिजल्ट इसके विपरीत हो सकता, क्योंकि संघ ने इस बात को पहचाना। लास्ट के दिनों में संघ की और बीजेपी के कोर ग्रुप के जो नेता हैं उनकी बैठक हुई और एक रणनीति के तहत उसको अमली जामा पहनाया गया, क्योंकि संघ को पता था कि जिस तरह का माहौल बन रहा है गुजरात में और एक कमजोर लीडरशिप के तहत अभी गुजरात नेतृत्व में गुजरात की सरकार है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ग्रामीण वोटों में नहीं मिला। ग्रामीण इलाकों में अगर रूरल सीटों की मैं बात करूं तो 50 के करीब सीटें वहां पर मिली हैं और संघ को लगता है कि इससे ज्यादा सीटें इतनी मेहनत के बाद नहीं मिल सकती थी। और इस बात को पहले ही, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पहले ही 1.5 से 2 महीने पहले संघ ने एक पूरा सर्वे केवल ग्रामीण सीटों को लेकर किया था, आदिवासी इलाकों को लेकर किया था, और वहां पर साफ तौर पर कह दिया था कि अगर हिंदुत्व की बात से अगर आप पीछे हटते हो, जो एक कोर विचारधारा है पूरे संघ परिवार की, और बीजेपी को अगर उसका सियासी फायदा लेना है तो वापस उसी पर आना पड़ेगा। और शायद यही कारण था कि जीएसटी तो एक मुद्दा था ही, पाटीदार एक मुद्दा था ही, उस पर एक नरम
नरम रुख अपनाया, जीएसटी की दरों में बदलाव करने को मजबूर सरकार हुई, लेकिन साथ साथ उस कोर मुद्दे पर भी आने पर वापस हुई जिसको वो छोड़ने की बात कर रहे थे। बार बार विकास के मुद्दे पर जा रहे थे, एक विकास को ब्रांड बनाने की बात हुई, लेकिन उसके नाम पर वोट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और संघ ने अपनी बैठक में साफ तौर पर कह दिया था अगर अपनी उस विचारधारा पर नहीं आए, अगर उस मुद्दे को नहीं उठाया, उस मुद्दे पर अपने कैडर को संदेश नहीं दिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि संघ ने यह भी कह दिया था कि अब इतना समय नहीं रह गया कि उसकी भरपाई की जा सके, जो पिछला प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन को दोहराया जा सके। इस बात के लिए संघ ने अपनी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कह दिया था, लेकिन इतना भी कह दिया था अगर वापस आ जाएंगे समय रहते तो यह जरूरी है कि सरकार बनी रहेगी लेकिन कम सीटों के साथ। जी ठीक है, अब मैं आता हूं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के बाद। रजत, आपका प्रोजेक्शन भी बिल्कुल अप टू द डेट था। 90 से 100 आपने बीजेपी को दिए थे, कांग्रेस को 80 से 90 दिए थे जो बिल्कुल उसी पर पहुंची, और अन्य को 2 दिए थे और लगभग वो भी वहीं पर आकर पहुंचा। क्यों लगा आपको, और उस पर्सपेक्टिव के बाद क्यों लगा जब आपने देखा कि चौकड़ी यानी राहुल गांधी, यानी हार्दिक पटेल, यानी जिग्नेश मेवानी और साथ ही साथ जो उनके तीसरे चौथे साथी थे अल्पेश ठाकुर, इन्होंने इतनी मेहनत की थी, ये देखने के बाद आपने ये प्रिडिक्शन कैसा किया? दीपक जी, जो वोट यात्रा थी हमारा चुनाव के दौरान कार्यक्रम था किस्सा कुर्सी का, उसमें मैं लगभग 12 बड़े शहरों में गया था जहां लोगों से बात करी थी, व्यापारियों से बात करी थी, उन लोगों से बात करी थी जिनका सीधा सरोकार सरकार से होता है या फिर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल से होता है। इन सब चीजों में गुजरात बड़े शहरों के अलावा बाकी शहरों में पीछे था। युवा जो थे वो रोजगार का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था उससे जुड़े। उसके बाद उसके एग्जाम्पल में पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश आए, जिस पर यूथ ने कॉन्फिडेंस दिखाया। पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, उसके बाद भी मैं बीजेपी को इसलिए मान रहा था कि सरकार बना रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट था, जो डिसिप्लिन कार्यकर्ता था, वो खड़ा था, वहां पर कांग्रेस लैग कर रही थी। तीसरी बड़ी चीज ये थी कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी लेकिन कांग्रेस को बार बार बयानबाजियों के चलते बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन वहां एक बड़ा वैक्यूम था क्योंकि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहां की जो सरकार थी गुजरात की, जहां नरेंद्र मोदी नहीं थे, नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे। यानी आप कह सकते हैं अगर आज ये सवाल उठ रहा है कि वहां मुख्यमंत्री बदला जाना है तो इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जो एक वैक्यूम फिल होना चाहिए था नरेंद्र मोदी के बाद, जो एक अच्छा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इनको रिलाई करना पड़ा नरेंद्र मोदी पर। और राहुल गांधी ने जिस सादगी के साथ सवाल उठाए, युवाओं को जोड़ा, किसानों को जोड़ा, रोजगार को मुद्दा बनाया और जहां गए वहां लोकल इश्यूज को उठाया, वहां से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। 6 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं यही कहता कि कांग्रेस 50 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस का जो कैंपेन था बहुत सदा हुआ था। हालांकि अपने ही नेताओं ने इनको डिच किया जिसके कारण ये खामियाजा उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 से 25 सीट ऐसी है दीपक जी जो 300 से 1500 से कांग्रेस पार्टी हारी है। यानी वो सीटें जीती जा सकती थी। बड़े चेहरे थे, शक्ति सिंह गोयल, अर्जुन मोढवाडिया, तुषार चौधरी, ये वो चेहरे थे जो गुजरात कांग्रेस के बड़े चेहरे हार गए। ये सब हार गए। इसके सब हार गए, ये बिल्कुल हार गए क्योंकि जो कैंपेन था वो राहुल गांधी, जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक पे था। जो वहां का लोकल लीडरशिप थी उसको कांग्रेस ने आगे नहीं किया। अगर ये कुछ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कुछ बड़ी रैलीज इंडिविजुअल करते तो शायद ये लोग चुनाव जीत सकते थे। ये वो चुनाव था जो कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतते जीतते रह गई, जीतते जीतते रह गई। और आपने सही प्रेडिक्ट किया। मैं आखिरी में जब हम डिस्कस करेंगे ना, जब थोड़ा सा वक्त बचेगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे या इस बार वो न्यू ईयर के हॉलीडे पर जा रहे हैं क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ पॉलिटिक्स में आने के बाद कि वो न्यू ईयर के हॉलीडे पे नहीं गए। आगे सीधे चलते हैं अरविंद शर्मा के पास। अरविंद शर्मा का भी प्रोजेक्शन बिल्कुल सटीक था। अरविंद, आपने कहा था, मैं बताता हूं, 95 से 100 भारतीय जनता पार्टी और 99 सीटें आई हैं। आपने कहा था 80 से 85 कांग्रेस पार्टी, 80 सीटें आई हैं। आपने अदर्स को 2 दिए थे, लगभग उतनी ही सीटें अदर्स के खाते में आई हैं। मुझे आप ये बताइए, इस प्रिडिक्शन के बाद क्या आपको लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी मोरली करेक्ट करेगी और विजय रूपानी और नितिन पटेल की लीडरशिप को बदला जाएगा? दीपक जी, इस बात की संभावनाएं बिल्कुल कम है कि रूपानी जी को बदला जाएगा। रूपानी जी ही अगले मुख्यमंत्री हो सकेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है ये मजबूरी हो, क्योंकि अगर अभी विजय रूपानी का नाम बदलते हैं तो तमाम तरीके सवाल होंगे।
दूसरा सवाल ये दीपक जी कि अगर विजय रूपानी जी को बदला जाता है तो कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जो अभी तक मीडिया में चर्चा का विषय ना रहा हो, जिसकी कहीं चर्चा ना हो, जो अप्रत्याशित हो और प्रबल हो, सबल हो। सवाल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है उसमें कहीं ना कहीं पाटीदारों का अहम योगदान रहा है। जो पाटीदार आंदोलन था उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और पाटीदारों ने सरकार का साथ निभाया है और इसी वजह से सरकार बनाने में वो कामयाब रहे। और आप कह रहे हैं कि विजय रूपानी को नहीं हटाया जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि पाटीदार लोग इस बात से बहुत नाराज है। अगर विजय रूपानी को सीएम बनाया जाए तो पाटीदार स्पेसिफिकली नाराज होंगे, इसीलिए बीजेपी को कोर्स करेक्शन करना होगा और 2019 के लिए तैयारी करनी होगी। और ये दोनों वो जानते हैं कि विजय रूपानी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं, इस बात की जानकारी है हमें, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें जो अंदर चल रहा होता है वो बाहर आने में बड़ी देरी लगती है उसको आने में, और इस बात की प्रबल संभावना है कि अगला मुख्यमंत्री पाटीदार ही होगा। लेकिन वो पाटीदार कौन होगा? क्योंकि नितिन पटेल की जहां तक बात करें, नितिन पटेल भी हो सकते हैं, लेकिन नितिन पटेल की पूरा मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। ऐसा एक प्रबल सबल मुख्यमंत्री बनाएंगे जो सब पर कंट्रोल कर सके, और इसको तलाशा जा रहा है। जो तमाम जो नेता आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जीतू भागानी विजय रूपानी या कोई अल्टरनेटिव? आप बताइए, विजय रूपानी या कोई अल्टरनेटिव? क्योंकि उनको चेहरा कोई चाहिए है जिसको वो कुर्बान कर सके और बता सके कि इसकी गलतियों के कारण हारे हैं। भाई जीत तो मोदी साहब के कारण गए, अमित शाह जी के कारण गए, पर किसी के कारण तो इतनी कम सीटें हुई ना। दीपक जी, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि विजय रूपानी के अलावा कोई चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री होगा, और वो मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो सबल होगा, सब पर कंट्रोल करके चल सके। ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश की जा रही है। नाम लेना अभी मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन पाटीदार ही अगला मुख्यमंत्री होगा। उप मुख्यमंत्री का कोई कोटा इस बार शायद नहीं होगा। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक तो अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो पाटीदार होगा, क्योंकि पाटीदारों को साधना अब सरकार को लगने लगा है कि पाटीदारों के बगैर गुजरात में सत्ता हासिल करना मुश्किल है। जिस तरीके से और तमाम वर्ग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं। अल्पसंख्यक, ठीक है, जहां तक अगर हम बात करें ओबीसी की बात करें तो अल्पेश ठाकुर अपने अलग हो चुके हैं और दलितों का खेमा पहले से ही आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे में मात्र एक आधार भारतीय जनता पार्टी के पास पाटीदार है, तो पाटीदार को ही उनको मुख्यमंत्री बनाना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होगा। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी पुराना हिंदी गाना है, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया सो मर गया। तो क्या बीजेपी इन चुनाव के बाद डर गई है? बिल्कुल, मुझे लगता है डर गई है, क्योंकि अगर कुल मिलाकर नतीजे देखेगा, जब मैं भी गई थी वहां पर तो मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया और मैंने कहा और महसूस किया कि वहां पर एक स्लोगन चला था दीपक, अगर आपको याद हो, कि कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। ये एहसास कहीं ना कहीं लोगों में था, लेकिन ये एहसास भी था कि कांग्रेस को वोट देना है फिजूल। तो एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में कांग्रेस नहीं उभर पाई, ये कांग्रेस की समस्या है। लेकिन लोगों ने जब बीजेपी को जाकर वोट दिया तो सिर्फ इसलिए, महज इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो काम से बहुत खुश थे। और ये आंकड़े भी दर्शाते हैं कि किस तरह से हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है वो लगातार गुजरात में बढ़ता गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, ये ऐसे गढ़ हैं, अगर आप इससे बाहर निकले तो असंतुष्टि और लोगों में ये एहसास है कि वो नाखुश हैं। अहमदाबाद में पूछे हर कोई माजामा, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। लेकिन आप जरा बाहर निकलिए, रूरल एरियाज में जाइए तो वहां पर बहुत सारे मुद्दे हैं। कपास का मुद्दा था, एमएसपी का मुद्दा था, ये सारे इश्यूज गुजरात सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक पटेल ने भी जो अपनी सभाओं में जो लोगों को जनरेट किया था वो यही बैकग्राउंड से थे। वो बहुत ज्यादा अर्बन रिच नहीं थे। वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको यंगर लीडरशिप पसंद है। तो दो चीजें, रूरल अर्बन डिवाइड इसमें बहुत क्लियर है, जो आगे के लिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, एक एजिंग लीडरशिप हो रही है बीजेपी की गुजरात में, जबकि ये तीन लड़के, चाहे कुछ भी कह लीजिए कि कांग्रेस ने बैसाखियों का सहारा दिया, लेकिन ये तीन लड़के और गुजरात की लीडरशिप को जिस तरह से अब कांग्रेस के लिए भी नर्चर करना होगा विपक्ष की भूमिका में, तो यंगर लोग जो नौजवान हैं वो आगे आ रहे हैं, उनको नौकरियां चाहिए, हर हाल में चाहिए, और अगर नहीं मिलती हैं तो बीजेपी के लिए आगे चलकर कितना मुश्किल होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फिलहाल 2019। बाकी के रिपोर्टर से बात करूंगा और मैच नीचे जो ग्राफिक चला रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अलग अलग सबका बताने के बजाय अगर वो औसत चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाइनल
औसत प्रोजेक्शन ही हमारा जीता है और औसत प्रोजेक्शन ही हमारा सबसे सटीक रहा है। कुछ लोग आगे हो सकते हैं, कुछ लोग पीछे हो सकते हैं। जब जिसकी बात करें उसकी बात हम चला सकते हैं, लेकिन नीचे औसत चलाए, मेरी ये सलाह है। ब्रेक तक। हमारे पत्रकार जो ग्राउंड पे गए थे उनका एग्जिट पोल किया था और वो एग्जिट पोल लगभग नहीं बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। अगर हम उसके औसत की बात करें तो हम आपको नीचे दिखाएंगे कितना औसत था, लेकिन जिन लोगों के सटीक प्रेडिक्शंस थे उनमें से एक प्रकाश पांडे भी थे। उन्होंने बीजेपी को 105 से 110 दी है, 99 आए थे। उन्होंने कांग्रेस को 70 से 75 दी है, लगभग 80 आए या 78 आए और 2 अन्य के हैं, और अन्य को 2 दी थी उन्होंने। प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तो ये चुनाव हो गया, 99 सीट्स पाकर बीजेपी हारी भी एक तरह से, बीजेपी जीती भी, कांग्रेस भी हारी एक तरह से, कांग्रेस भी एक तरह से जीती। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं अब? क्या मोदी उसी तरह से मजबूत रहेंगे, क्योंकि सर्वमान्य एक छत्र नेता अभी भी वही है? बिल्कुल दीपक, जैसा मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था कि अगर ये जीत हो रही है वहां पर तो केवल मोदी के नाम पे हो रही है, और हर जगह एक चीज वो होती है कि जो जीता वही सिकंदर। अब बीजेपी जीत गई है, लेकिन आप अगर 18 से जब नतीजे आ रहे थे, अगर मैं सुबह से थोड़ा सा व्याख्या करूं तो सुबह जो है बीजेपी का कोई नेता जो है बोलने को तैयार नहीं हो रहा था, और नतीजे आने के बाद भी आपने देखा कि जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया, पीएम गए पार्टी ऑफिस, जिस तरह की उन्होंने बातें की और लगातार उस चीज को उन्होंने कहा कि छठी बार हमें लेके आए हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंदर से अब कहीं ना कहीं पार्टी को डर है, क्योंकि आज पार्लियामेंट्री पार्टी में भी पीएम कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं। उन्होंने कहा कि छठी बार हमें लेके आए, और खासकर ऐसे विरोध प्रदर्शन के बावजूद। लेकिन अब नेशनल पॉलिटिक्स में ये देखना होगा, वो बहुत दिलचस्प होगा कि अब हिमाचल भी जीतने के बावजूद सबसे बड़ा दुख ये हो गया कि जो सीएम कैंडिडेट थे वही नहीं जीत पाए। तो बीजेपी अब अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ी सशंकित हो रही है कि अब आगे 2019 जो है वो सबसे बड़ा पड़ाव है उनके लिए, और साथ ही अगले साल नतीजे गुजरात में उनके लिए आए, उससे खासी कॉन्फिडेंट है। और रिएक्शन भी जिस तरह से बड़े सदे हुए अंदाज में पार्टी की तरफ से दिया गया, राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, और अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जो क्षत्रप दल थे वो भी अब ये कहने लगे, एनसीपी जो लगातार विरोध करती थी 2014 में ही अलग हो गई थी, उनका भी ये कहना है कि अगर हमसे बात हो गई होती तो नतीजे कुछ और अच्छे होते। तो वो भी एक पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय राजनीति पे उसका असर ये पड़ेगा कि अब कांग्रेस जो है काफी मॉरली हाई हो चुकी है, और आने वाले जो अगले साल जो चुनाव है उनमें अब दम लगा के लड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के उनके जो कोटरी है राहुल की, वो जिस तरह के बयान आज मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य ने दिया, तमाम अन्य जो राज्य हैं अब आप देख सकते हैं उसका असर होगा। और अब जो है इनको ये सोचना होगा बीजेपी को कि अब हम किस तरह से इस लड़ाई को आगे ले जाएं, क्योंकि उनके पास मोदी के अलावा कोई चेहरा इस वक्त नहीं है, वही हर जगह जिताते आ रहे हैं। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि अब कैसे इस चीज को आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस का अब हाल वो नहीं रहा, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में भी आप देख लें कि वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है कि 15 तारीख से लगातार आज तक जो है सेशन माकूल रूप से चल नहीं पा रहा है। दीपक, रजत, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि राहुल क्या फिर नए साल की छुट्टी में भी चले जाएंगे 3-4 दिन बाद, या वो कंसिस्टेंट रहेंगे, 24/7 राजनीति करेंगे, पार्ट टाइम राजनीति नहीं करेंगे, सिक लीव नहीं लेंगे, ईएल नहीं लेंगे, सीएल नहीं लेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ईएल, सीएल और सिक लीव की कोई जगह नहीं होती। दीपक जी, इतने दिन से मैं देख रहा हूं कि विंटर वेकेशंस, क्रिसमस के बाद राहुल गांधी जाते थे विदेश और बाद में आते थे, बकायदा जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो ट्वीट करके जाते थे कि मैं फला जगह जा रहा हूं या अपनी नानी मां को देखने जा रहा हूं। लेकिन इस बार ये मुश्किल लगता है, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि चुनाव हारने के बाद भी शुक्रवार को राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं। जी हाँ, उसी गुजरात जा रहे हैं जिस गुजरात ने उनको खड़ा किया है, और लोग ये कहने को मजबूर है कि हाँ, राहुल गांधी की राजनीति ठीक चली हुई है। इसलिए अब लोग इस बात को कह रहे हैं कि फ्राइडे को जब जाएंगे राहुल गांधी जा रहे हैं, दीपक सोमनाथ भी मत्था टेकने जाएंगे, वो अपने सबका धन्यवाद देने के अलावा सोमनाथ भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो एक कॉन्फिडेंस जो रजत बाबा कह रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, और ये उसी का ऐसा सवाल बिल्कुल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि क्या वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स अभी भी करेंगे या फुल टाइम करेंगे? देखिए, अभी भी जो रिलीजेज आई हैं, जहां जहां वो गए, आप देखिए कि ओखी तूफान था, तुरंत वहां पहुंच गए, अगले दिन फिर प्रधानमंत्री का भी दौरा था, उससे एक दिन पहले वहां पहुंच गए। तो आज जिस चीज तरीके की राजनीति राहुल कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, इससे लगता है कि राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि अब वो उपाध्यक्ष नहीं है, सोनिया गांधी उनके आगे नहीं है, वो अध्यक्ष है, पार्टी की कमान उनके हाथ
बात नहीं है, और यहीं से कांग्रेस को लेकर उन्हें आगे जाना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि 2019 में जो क्षेत्रीय छत्र में अखिलेश यादव ने लगातार कहा काम अच्छा कर रहे हैं, शिवसेना ने तारीफ करी, ममता ने तारीफ करी, हार्दिक पटेल ने कहा, सबने कहा। तो राहुल को लगता है कि इन सबकी जिम्मेदारी के साथ साथ कांग्रेस की जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर है और 2019 की तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बार छुट्टी पर नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो हो सकता है 2-3 दिन के लिए जाए। 14 तारीख के बाद यानी मनमास जब खत्म होगा तो कांग्रेस का एआईसीसी सेशन बुलाया जाएगा। कर्नाटक की घोषणा जहां एक तरफ मोदी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं कि 14 तारीख के बाद एक बड़ा एआईसीसी सेशन किया जाए, क्योंकि सेशन की जरूरत भी है कांग्रेस अध्यक्ष को रेक्टिफाई करने के लिए। और बैंगलोर में यह बड़ा सेशन होगा जिसमें राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेता वहीं से कैंपेन की शुरुआत करेंगे, मिशन कर्नाटक की। मिशन कर्नाटक की शुरुआत होगी, लेकिन और कई मिशन उनके सामने है राहुल गांधी के, जो उनको देखना पड़ेगा, जो उनको देखना चाहिए। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने हालांकि हायर प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है, हायर लोअर चलता रहता है, एग्जिट पोल है, आपका अनुमान था, आपने जो देखा वो समझा, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि आपके प्रोजेक्शन के बाद और आज के रिजल्ट के बाद बीजेपी में क्या क्या बदल गया है, पार्टी किस कशमकश में है? दीपक जी, बड़ी अजीब स्थिति है। करीब 48 घंटे से ज्यादा निकल चुके हैं चुनाव के रिजल्ट आने को, लेकिन बीजेपी के पास अभी तक पत्ता नहीं है मुख्यमंत्री के नाम का। हम हिमाचल की बात कर लें, चाहे गुजरात की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने जिसको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया था, प्रेम कुमार धूमल, वो चुनाव हार गए। इसी के साथ में गुजरात में जिस विजय रूपाणी की घोषणा चुनाव के पहले कर दी थी पार्टी ने कि यही विजय रूपाणी अगले मुख्यमंत्री भी होंगे, उस विजय रूपाणी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने को फिलहाल पार्टी में कहीं न कहीं दिक्कतें दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, क्योंकि चुनाव नतीजों ने साफ बता दिया कि जब तक गुजरात में अगर आपको सीटें हासिल करनी है, वोट लेना है, तो आपको पाटीदारों को आगे लाना होगा, पाटीदार लीडरशिप को आगे लाना होगा। जब तक पटेलों के हाथ में सत्ता नहीं होगी, कमान नहीं होगी, तब तक आप पटेलों का आत्मविश्वास, पाटीदारों का विश्वास अर्जित नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं पाटीदार के हाथ पे कमान देनी पड़ेगी गुजरात में। इसी बात को लेकर के कहीं न कहीं अभी भी मामला रुका हुआ है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी जयराम ठाकुर एक ऐसा नाम उभर के आया सामने, जो मंडी से आते हैं, 5 बार के विधायक हैं और पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टी अभी भी उलझन में, क्या करें तो क्या करें। दोनों जगह जिनको सीएम प्रोजेक्शन दिया था पार्टी ने, वो दोनों को के नाम पर कहीं न कहीं अब दिक्कतें आ रही दीपक जी। और इसीलिए अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ कि ऑब्जर्वर किस दिन जाएंगे। हकीकत है संजय? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आज जाना था, लेकिन आज भी कैबिनेट की बैठक आ गई। अब लगता है कल जाएंगे, कल तक जाने की बात तय हो रही है। और अभी भी अभी भी किसी के पास नाम नहीं आया। हमने सभी ऑब्जर्वरों से बात करी है, गुजरात जाने वाले और हिमाचल जाने वाले, लेकिन सभी का ये कहना है अभी तक नाम की स्थिति क्लियर नहीं है। ऊपर से नाम मिलेगा, विधायक दल की बैठक भी लेंगे, विधायकों के पास करीब स्थिति करीब क्लियर है। हिमाचल की हम बात करें तो वहां जयराम ठाकुर सर्वसम्मति से एक बड़े नेता बन के उभरे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी अभी भी नाम तय नहीं है। ऑब्जर्वर को जाकर के वहां विधायक दल की राय लेकर ही नाम देना होगा। हिमाचल विपिन पूरे इलेक्शन के वक्त रहते हैं, और विपिन ये जानना चाहूंगा कि हिमाचल में और क्या संभावना देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि वही इकलौती चीज बचती है, और प्रेम कुमार धूमल के हारने को एक युग का अंत मान रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस वक्त जब पोर्ट्रे किया गया था उन्हें सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो जाहिर सी बात, जैसे ही सुजानपुर के लिए उन्हें जो टिकट वहां से लड़ने के लिए कहा गया, वो बिना सोचे वहां पर जो है लड़ने के लिए चले गए। लेकिन राजेंद्र राणा का जो ग्राउंड जीरो पर काम था, वो जनता ने उसका समर्थन किया और प्रेम कुमार धूमल जो है वो चुनाव हार गए। जो चुनाव के बाद यानी कि वोटिंग के बाद सांसें रुकी हुई थी गिनती वाले दिन तक नेताओं की, आज शिमला में हालात यही हैं कि नेता यही सांसें रुकी हुई हैं कि आखिर किसको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मंडी में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दर्ज की गई है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता जो है वो विजयी रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में राजपूत समाज की अगर बात की जाए, 35% राजपूत समाज का जो समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है इस समय, प्राइमरी अगर नामों की बात की जाए तो जयराम ठाकुर का नाम जो है वो चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी असमंजस था। सब कुछ जो होगा वो दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विधायकों को अभी कोई भी मैसेज नहीं गया है, ऑब्जर्वर्स अभी तक शिमला नहीं पहुंचे हैं। इंतजार लगातार। जी
इंतजार लगातार हो रहा है कि कब ऑब्जर्वर पहुंचे, कब विधायकों से राय लें और फिर कब आला कमान की तरफ से विधायकों की राय मशविरा के बाद नाम जाए, ये भी एक संभावना है। राजीव, इस चुनाव के कौन से रंग आपको सबसे बेहतर लगे, मेमोरेबल लगे, ऐसा लगा कि हाँ वाकई गुजरात चुनाव का ये रंग होना चाहिए? चलिए, वोटों से अलग हटके अगर बात करता हूँ, थोड़ा तो लार टपकने वाली बात है। खमण ढोकलो या इसमें काठियावाड़ी थाली हो गई और तमाम जलेबी फाफड़ा हो गया, लेकिन इन सब के बीच में अगर लोगों के बीच में हम जाते तो ये साफ निकल के आता था कि लोग सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। लोग पिछले कई सालों में क्या होता रहा है गुजरात पर, उस पर बात करते रहे हैं। पाटीदारों का जो इफेक्ट है उस पर भी बात होती थी। यानी अगर आप किसी भी दुकान पर पहुंच जाएं तो गुजरात में हर एक चीज बिजनेस से शुरू होती है। एक जलेबी का टुकड़ा खरीदने के साथ ही आदमी इस पर बात करने लगता था कि पाटीदार क्या इफेक्ट डालेंगे, कौन कितना असर डालेगा। हम जितना भी प्रोजेक्शन दे पाए हमारा करीब करीब सटीक बैठा, वो केवल इसके चलते कि हम सब ने ग्राउंड पर लोगों से जाके बात की। हालांकि मैं जिस इलाके में गया था सौराष्ट्र के, जहां पर लेउआ पटेल ज्यादा थे और मैं ये सोच रहा था कि लेउआ पटेल खिलाफत कर रहे हैं हार्दिक के आंदोलन की, हार्दिक कड़वा पटेल हैं और लेउआ बीजेपी के साथ जा रहे हैं, वैसा शायद शक्ति सिंह गोहिल जो वहां से हारे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसमें तो ठीक लगा, लेकिन बाकी जगह नहीं हो पाया ऐसा। दुकानों में जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, लड़कियां खुद खुल के इस बात को कह रही हैं कि सुरक्षा है और वो सीधे तुलना करती हैं इस बात से कि आप दिल्ली में जाकर देख लीजिए सुरक्षा कैसी है, यहां कैसी है। और ये सब खाने की थाली पर होता था तो पेट भी भरता था, स्वाद भी आता था और लोगों से पता भी चलता था क्या सोच रहे हैं। आपको एक चीज और ऐड करूंगा मैं कि भले ही बीजेपी के पास अभी भी मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन तारीख तय है शपथ विधि की। 25 दिसंबर की तारीख बीजेपी ने पहले से तय कर रखी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उस दिन जन्मदिन आता है और उसी दिन दोनों राज्यों में शपथ विधि का समारोह करने की बात अभी तक तय की हुई है। यानी शादी का मुहूर्त निकल चुका है, दूल्हा कौन है ये नहीं पता है। घोड़े पे बैठ गया, मोदी शपथ लेते रहे, जो घोड़चढ़ी कर ले, जो घोड़े पे बैठ जाए वही दूल्हा, घोड़ा नहीं घोड़ी पे। अब वो कहते हैं ना कि गधे और घोड़े में कुछ फर्क होता है लेकिन अब समझना पड़ेगा कि कौन दौड़ता है, गधा दौड़ता है या घोड़ा दौड़ता है या कोई और दौड़ता है इस रेस में, और घुड़चढ़ी कौन करता है। फिलहाल एक ब्रेक। लेकिन राजीव, वेट तो नहीं बढ़ा आपने खा के? कतई नहीं बढ़ा। मुझे सुनाई पड़ा था कि राहुल गांधी जी का वेट जरूर बढ़ गया दीपक जी, लेकिन वेट नहीं बढ़ा। नहीं, उन्होंने कही थी कि मेरे घर में गुजराती होता है, मेरे किचन में गुजराती होता है, मेरी बहन मुझे कहा। प्रियंका गांधी जब उनके किचन में गई तो उन्होंने अचार देखा, खाकड़ा देखा, पापड़ देखा। तो मेरा भी यही कहना है कि लोगों ने अचार तो दे दिया गुजरातियों ने, लेकिन उतना प्यार नहीं दिया। और खाकड़ा पे टैक्स, खाकड़े पे टैक्स जो कम किया मोदी सरकार ने, वो कहीं ना कहीं भाग गया। चलिए, इसी पर हम इस बहस को खत्म करेंगे। अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी थी कि इंडिया न्यूज के रिपोर्टरों के जो औसत पोल का, एग्जिट पोल का औसत था, वो एग्जैक्ट पोल में साबित हुआ और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश महाबहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।